हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक, एमबीबीएस एमडी मेडिसिन फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है म्यूकरमाइकोसिस या सामान्यतः जिसे आप लोग ब्लैक फंगस के नाम से जान रहे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि म्यूकरमाइकोसिस आखिर होता क्या है, कैसे होता है, कहाँ से फैलता है, किन लोगों में ज़्यादा कॉमन है और कितने प्रकार का होता है, इसके लक्षण क्या क्या होंगे अगर किसी पेशेंट को होता है और इससे बचा कैसे जा सकता है। तो ये जो म्यूकरमाइकोसिस है कोई न्यू डिजीज नहीं है, पहले भी होती थी लेकिन काफ़ी रेयर है। आप लोगों ने इस फंगस को पहले भी देखा होगा, म्यूकर को। आप गर्मियों में या बरसात के दिनों में देखे होंगे कि अगर पड़ी हुई रोटी है तो उस पर ब्लैक काले रंग का या सफ़ेद रंग का एक जाले जैसा उगाता था। तो वो म्यूकरमाइसिटीज़ का ही मेंबर्स होते हैं, वो फंगस होते हैं जो इस डिजीज़ को म्यूकरमाइकोसिस कराते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि म्यूकरमाइकोसिस होता क्या है। तो म्यूकरमाइकोसिस जो है एक फंगल डिजीज़ है, रेयर फंगल डिजीज़ है जो म्यूकरमाइसीट्स होते हैं, फंगस ग्रुप ऑफ मोल्ड्स इसमें आते हैं, उनसे फैलता है। तो ये जो फंगस है ये प्रेजेंट होता है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में फैला हुआ होता है और ये स्पेशली प्रेजेंट होता है हमारी मिट्टी में या फिर जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, जैसे कि जो सड़ रहे पदार्थ होते हैं, जैसे कि रोटी है, ब्रेड्स हैं, फल फूल हैं या फिर पत्तियाँ, सब्जियाँ, और हमें स्पेशली एनिमल स्कीटा जो हमारे जानवरों का मलमूत्र है उस पर ये उगाता है, उस पर फिर स्पोर्स बनते हैं और वो फिर इन्वायरमेंट में फैलते हैं। तो हम लोग डेली स्पोर से कंटामिनेटेड होते हैं लेकिन हमें डिजीज़ नहीं होती। स्पोर से हम लोग संक्रमित होते हैं लेकिन हमें बीमारी नहीं होती, क्योंकि इम्यूनिटी हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो हमारी मेंटेन रहती है। तो ये जो बीमारी है म्यूकरमाइकोसिस उन्हीं लोगों में होती है जिनका इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी भी वजह से जिनका कम हो गया है। तो नॉर्मल लोगों में सामान्यतः ये बीमारी नहीं होती है। अब हम लोग ये जो बीमारी है मेनली गर्मियों में या बरसात के दिनों में ही होती है, विंटर सीजन में थोड़ी सी अनकॉमन है ये डिजीज़। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये म्यूकरमाइकोसिस जो है इसके लिए रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, किन किन लोगों में ये ज़्यादा कॉमन है। तो इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायबिटीज़ पेशेंट की, शुगर पेशेंट की। तो वो शुगर पेशेंट, डायबिटीज़ पेशेंट जिनमें अनकंट्रोल ब्लड शुगर, जिनका अनियंत्रित ब्लड शुगर है, वो इसके लिए प्रोन है, उनमें ये हो सकता है। दूसरा ग्रुप वो है जो HIV एड्स पेशेंट हैं या फिर इम्यूनोडिफिशियंसी किसी दूसरी वजह से है, वो इसके लिए प्रोन है पेशेंट। तीसरा ग्रुप वो है जो लॉन्ग टर्म इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी ले रहे हैं, चाहे वो स्टेरॉयड हो, स्टेरॉयड जैसे कि बीटा मेथासोन, डेक्सा, मेथाइल पेडनिसिलोन या फिर पेडनिसोन, ये अगर चल रहा है, अगर स्टेरॉयड चल रहा है मोर देन 1 वीक चला हो हाई डोज में या फिर मोर देन 3 वीक चला हो किसी भी डोज में, तो वो प्रोन होते हैं। या फिर कि कोई और इम्यूनोमॉड्यूलेटर थेरेपी या इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी या फिर टोसिलिजुमैब, ये जो ट्रीटमेंट चला है वो इसके लिए रिस्क ग्रुप होंगे। तीसरा क्या है कि अगर किसी को सीवियर कोविड-19 डिजीज़ हुई हो रिसेंट में, लेस देन 6 वीक में, वो इसके लिए प्रोन होते हैं। चौथा ग्रुप क्या है कि जो हमारे ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट हैं, जिनको ट्रांसप्लांटेशन हुआ है ऑर्गन का किसी, जैसे लीवर, किडनी का, वो इसके लिए प्रोन है। चौथा एक कंडीशन है मैलिग्नेंसिया, जिनको कैंसर पेशेंट है वो इसके लिए प्रोन है। और पांचवा कंडीशन ये है कि जिनका हॉस्पिटल एडमिशन, ICU एडमिशन लंबे समय तक हुआ हो, वो इसके लिए प्रोन है। और एक कंडीशन है जैसे कि बोलते हैं न्यूट्रोपीनिया, जिसमें न्यूट्रोफिल काउंट काफ़ी कम हो जाता है। अगर प्रोलॉन्ग न्यूट्रोपीनिया हो जाता है तो वो इसके लिए रिस्क ग्रुप है। एक और ग्रुप है जिसमें क्या होता है कि बोरिकोनाजोल जो एक एंटी फंगल थेरेपी है, वो अगर ट्रीटमेंट चला हुआ है, या फिर आयरन कीलेटर जैसे डिफराक्सामिन चला हुआ हो, या फिर आयरन ओवरलोड कंडीशन में, वो क्या होते हैं, रिस्क ग्रुप होते हैं। एक और है जैसे कि जो पेशेंट जिनका रीनल फेलियर रखा है वो भी रिस्क ग्रुप हैं। और जो बच्चे जिनका पैदा होते समय वजन बहुत कम है, अभी जो रिसेंटली जिनका बर्थ हुआ है और बर्थ वेट उनका कम है, वो रिस्क ग्रुप है। और एक और ग्रुप है जिसको बोलते हैं IV ड्रग अब्यूजर्स, या जिनको वंस जल गए हैं, वो रिस्क ग्रुप है। तो ये सारे रिस्क ग्रुप हैं जिनमें म्यूकरमाइकोसिस होने का चांस सामान्य लोगों से ज़्यादा है। अब हम लोग बात करेंगे कि कितने प्रकार का म्यूकरमाइकोसिस होता है। तो म्यूकरमाइकोसिस हम लोग जानते हैं कि जैसे कि राइनो आर्बाइटो सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस, पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस, क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस,
सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन म्यूकर माइकोसिस एंड डिसेमिनेटेड म्यूकर माइकोसिस। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राइनो आर्बाइटो सेरिब्रल म्यूकर माइकोसिस। इसमें क्या होता है कि हमारे नोज और साइनस के थ्रू इन्फेक्शन जो है ब्रेन में जाता है। इसमें क्या होगा, पेशेंट जो पर्सन है उसको सिम्टम्स आएंगे, उसको लक्षण आएंगे, जैसे उस हेडेक, सर दर्द हो सकता है, उसको दिखने में धुंधला दिख सकता है, या फिर नोज से उसको ब्लीडिंग हो सकती है, खून आ सकता है, या फिर नाक या मुंह में उसको काले रंग के ब्लैक लेजन्स होंगे, उसको घाव हो सकते हैं, या फिर उसको क्या होगा, कन्फ्यूजन हो सकता है, या कोमा में भी पेशेंट जा सकता है अगर सेरेब्रल इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा ग्रुप है, या उसमें क्या होगा, एक और फीवर इसमें भी प्रेजेंट कर सकता है। दूसरा ग्रुप है पल्मोनरी म्यूकर माइकोसिस। पल्मोनरी म्यूकर माइकोसिस में होगा था लंग इन्वॉल्वमेंट होगा, फेफड़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसमें जनरली जो लक्षण होंगे, फीवर हो सकता है, कफ होगा, चेस्ट पेन प्रेजेंट कर सकता है, या फिर ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में तकलीफ उस पेशेंट को होगी। तीसरा ग्रुप है पेशेंट क्यूटेनियस म्यूकर माइकोसिस, जिसमें क्या होता है कि स्किन इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, अल्सर्स हो सकते हैं। और चौथा ग्रुप है जिसमें सॉफ्ट टिश्यू या बोन इन्वॉल्वमेंट होगा, उसमें क्या होगा, लोकल साइड पे पेन हो सकता है, फीवर होगा। और एक ग्रुप है डिसेमिनेटेड म्यूकर माइकोसिस। इसमें क्या होता है कि जो म्यूकर जो फंगस है वो बॉडी में कहीं भी स्प्रेड करके सिम्टम्स प्रेजेंट करता है। अगर ब्रेन इन्वॉल्वमेंट है तो उसको कन्फ्यूजन से लेके कोमा तक कुछ भी सिम्टम्स हो सकते हैं, और रीनल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो ये मेन रूप से 5 टाइप के म्यूकर माइकोसिस हैं। थोड़ा सा हम लोग और बात करते हैं राइनो आर्बाइटो सेरिब्रल म्यूकर माइकोसिस में। इसमें क्या होता है कि ये बहुत ही डेडफुल कंडीशन है, काफ़ी खतरनाक कंडीशन है। इसमें पेशेंट प्रेजेंट करेगा, फीवर होगा, हेडेक होगा, फेशियल स्वेलिंग हो सकती है, फेस पे चेहरे पे स्वेलिंग हो सकती है, एक तरफ विजन इम्पेयरमेंट होगा, उसको धुंधला दिखाई देगा, या फिर नाक से उसको ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर पेशेंट को कन्फ्यूजन होगा, या इवन कोमा भी हो सकता है। और ये मोस्ट डेडफुल कंडीशन है। एक और टाइप का होता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकर माइकोसिस, जिसमें क्या होता है, पेशेंट को पेन एब्डोमेन होगा, दर्द हो सकता है पेट में, उल्टियाँ हो सकती हैं, या फिर लेटिन के रास्ते ब्लड उसको पास कर सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कि म्यूकर माइकोसिस से बचा कैसे जा सकता है। तो अब हम लोग बात करेंगे प्रिवेंशन, कैसे हम लोग इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो जो भी रिस्क ग्रुप हैं, जो हम लोगों ने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया है, जो भी रिस्क ग्रुप हैं उनको एक्सपोजर से बचना है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, जहाँ पे भी फंगल ग्रोथ है उससे हम लोग बचना है, उसके एक्सपोजर से, सॉइल से, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और ब्रेड जो हमारे सड़ रहे हैं, उनसे हम लोगों को बचना है। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है, उसको शुगर स्ट्रिक्टली कंट्रोल करके रखनी है, चाहे वो ओरल ड्रग लेनी हो या फिर इंसुलिन लेनी हो। और कोविड पेशेंट अगर है, उसमें हमें ब्लड शुगर मॉनिटरिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें अनकंट्रोल हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये रिस्क ग्रुप है म्यूकर माइकोसिस के लिए। एक और कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जो पेशेंट हमारे एडमिट होते हैं, सीवियर और मॉडरेट जो कोविड-19 पेशेंट, उनमें ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत होती है। तो जो हमारी सप्लाइड ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, ड्राई होती है। तो हम लोग ह्यूमिडिफायर के जरिए उसको पेशेंट को देते हैं। तो ह्यूमिडिफायर में डेली हम लोगों को चेंज करना होता है। तो उसमें जो वाटर यूज करते हैं, या तो डिस्टिल्ड वाटर यूज करेंगे, या फिर अगर नॉर्मल वाटर है तो उसको बॉईल करने के बाद ही यूज करना है। और उसकी क्लीनिनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डेली क्लीन करना है, चेंज करना है उसका बॉटल। और एक कंडीशन है, अगर हमें स्टेरॉइड या फिर एंटीफंगल की एंटीबायोटिक थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है तो हमें बहुत कॉशियसली देना है, जिसमें ज़रूरत है उन्हीं पेशेंट में देना है, और कितने दिन ड्यूरेशन उसका, और डोज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेरॉइड का। और हमें आइडेंटिफाई करना, अर्ली डायग्नोसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है म्यूकर माइकोसिस के लिए। तो हमें अगर बैक्टीरियल साइनोसाइटिस लग रहा है तो हमें हमेशा उसमें रूल आउट करना होता है कि म्यूकर माइकोसिस तो नहीं डेवलप कर रहा है। तो अर्ली डायग्नोसिस सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम कंसीडर करते हैं तो हम लोग इससे बच सकते हैं। तो अगर कोई भी पेशेंट जिनमें म्यूकर माइकोसिस के सिम्टम्स आते हैं तो उसको अर्जेंटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है, विजिट करना है, और उसका ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट ऑप्शन है हमारे पास, जैसे कि ओरल पोसाकोनाजोल होता है, कि एंटीफंगल थेरेपी है, जोल डेरिवेटिव, या फिर एम्पोटेरिसिन भी प्रेफर करते हैं। उसके अलावा सर्जिकल डिब्राइडमेंट है। तो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन
सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जितना जल्दी इसकी डायग्नोसिस हो सके तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो। आप अगर और भी कुछ म्यूकरमाइकोसिस से रिलेटेड डिस्कस करना चाहते हैं, मेरे से क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप बेझिझक मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके पूछ सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।